जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर की लैंडिंग के बारे में बताया था कि क्या टारगेट हैं, तो उसी वीडियो को हम फिर से कंटिन्यू रखते हैं और हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हमारा जो एमएसएमई है, एमएसएमई की डिफिनेशन चेंज हो गई है, आप सभी लोग जानते हैं। तो पहले क्या था कि पहले जो था वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के आधार पर डिफिनेशन को दिया गया था, लेकिन अब एमएसएमई की डिफिनेशन को प्लांट एंड मशीनरी में क्या इन्वेस्टमेंट है और उस यूनिट का, उस फर्म का, उस एंटिटी का टर्नओवर क्या है, उसके आधार पर इसकी डिफिनेशन दी गई है। आइए हम सारांश में, मतलब समरी में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि हमारा है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। इसमें अगर प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है अगर 1 करोड़ तक है और इसका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक है, तो आपका स्मॉल में, वो सॉरी माइक्रो में आ जाएगा। और अगर प्लांट एंड मशीनरी में टर्नओवर 10 करोड़ तक है और इसका वो सॉरी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 10 करोड़ तक है और इसका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक है, तो आपका आ जाएगा स्मॉल में। और अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है और इसका टर्नओवर 250 करोड़ तक है, तो वो आपका आ जाएगा मीडियम इंटरप्राइजेस। ये तो सिंपल सी डिफिनेशन हो गई, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रमोशन एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा मीडियम में 1 से 5 हमने याद कर लिया। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल में 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और 50 करोड़ तक टर्नओवर। इसी तरह से मीडियम में 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और 250 करोड़ तक टर्नओवर, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई एक फर्म है, उसका प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 करोड़ का है और उसका टर्नओवर 6 करोड़ का है, तो वो फर्म किस में आएगी, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें कि जब नेक्स्ट कैटेगरी में अगर दोनों में से, जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या टर्नओवर, दोनों में से जो नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा तो उसको ही मानेंगे। डाउन कैटेगरी आने के लिए आप दोनों को देखना पड़ेगा, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा और टर्नओवर भी देखना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट कैटेगरी में जाने में से अगर कोई भी दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाती है तो वो मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 11 करोड़ का टर्नओवर है, 11 करोड़ का मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 11 करोड़ का, या हम कह सकते हैं कि इसका टर्नओवर है 11 करोड़ का और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ का, तो वो आपका स्मॉल में चला जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। इसी तरह से आपका है केबीआईपी, एक प्राइवेट सेक्टर का ही एक भाग है। तो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सेक्टर का होता है, तो इसके लिए केबीआईपी के लिए 7.5% टारगेट माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए फिक्स किए गए हैं कि 7.5% आपको केबीआईपी के लिए करना है। अगर अदर फाइनेंस टू एमएसएमई की अगर बात करें तो दोस्तों स्टार्टअप वर्ल्ड जहाँ पर भी आ जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर में आ जाए, चाहे एमएसएमई से संबंधित आ जाए, अगर स्टार्टअप की बात आती है तो स्टार्टअप 50 करोड़ तक लोड जो है वो प्राइवेट सेक्टर में कवर होगा। कितने करोड़ तक? 50 करोड़ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका आया गया एजुकेशन। अगर एजुकेशन की बात करें तो इसको ध्यान से देखिए। लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पज इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्स नॉट एक्सीडिंग 20 लाख विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन लोन्स करंटली क्लासिफाइड एज प्राइवेट सेक्टर विल बी कंटिन्यू टू मैच्योरिटी। कहने का मतलब है कि अगर 20 लाख तक का लोन अगर दिया जाता है, मतलब किसके लिए? अब्रॉड के लिए, एजुकेशन के लिए, तो वो 20 लाख तक का लोन आपका प्राइवेट सेक्टर में काउंट किया जाएगा, यानी उसको प्राइवेट सेक्टर का लोन माना जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, हम हाउसिंग की बात कर लेते हैं। हाउसिंग में 2-3 पॉइंट हैं, ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए हाउसिंग में क्या है कि इसको हाउसिंग में 2 भागों में इन्होंने बांट दिया है। हमने एक किया और हमने एक किया, 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो हम पहला बांट लेते हैं मेट्रोपॉलिटन और दूसरा बांट लेते हैं अदर देन मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मैं अब इसमें मेट्रोपॉलिटन और अदर देन मेट्रोपॉलिटन की डिफिनेशन भी दी गई है कि जहां पर 10 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो मेट्रोपॉलिटन में आएगा, और जहां पर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वो अदर मेट्रोपॉलिटन आएगा। ओके, तो अब इसमें देखिए पहला पॉइंट है कि इंडिविजुअल अप टू 35 लाख इन मेट्रोपॉलिटन एंड 25 लाख इन अदर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग। अब देखिए 35 लाख मेट्रोपॉलिटन में और 25 लाख इसमें का अगर कॉस्ट है, ड्वेलिंग यूनिट की जो कंस्ट्रक्शन परचेज की जो कॉस्ट है, अगर वो 35 लाख तक मेट्रोपॉलिटन में है और अदर देन मेट्रोपॉलिटन में अगर 25 लाख है तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाएगा अगर परचेज और, ठीक है। और इसी तरह से ड्यूलिंग, दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हाउसिंग लोन का जो डिफिनेशन है, हाउसिंग लोन का जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है वो दो में किया है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन और ये अदर देन मेट्रोपॉलिटन। तो अगर मेट्रोपॉलिटन की बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन की डिफिनेशन है 10 लाख से ज़्यादा, और अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात है 10 लाख से नीचे। तो अगर लोन की अमाउंट मेट्रोपॉलिटन में 35 लाख है और अदर देन मेट्रोपॉलिटन में 25 लाख है, और 35 लाख वाले की जो कॉस्ट होगी वो 45 लाख तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 45 लाख तक हो सकती है, और 25 वाले की 30 लाख तक हो सकती है। अगर किसी भी हाउस की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है, अगर वो 45 लाख तक है और वो मेट्रोपॉलिटन में आता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, और अदर देन में 30 लाख तक अगर कॉस्ट है तो इसमें आएगा। और इसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों को ध्यान में देना है कि अगर हम इसमें बात करें रिपेयर की, तो रिपेयर अगर मेट्रोपॉलिटन में है तो आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आप लोगों की? 10 लाख आ जाएगी, और अगर वो अदर देन मेट्रोपॉलिटन में है तो 6 लाख तक प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगी। ठीक है, इस टेबल को आप लोग ध्यान में रख लें, ये टेबल आपको बहुत से हेल्प करेगी। 35, 45, 10, 25, 30, 6 मेट्रोपॉलिटन में 35 लाख का लोन, अदर देन मेट्रोपॉलिटन में 25 लाख का लोन। जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, मतलब जो आपका मकान है, हाउस की जो कॉस्ट है वो 45 लाख तक मेट्रोपॉलिटन में, अदर देन मेट्रोपॉलिटन में 30 लाख। अगर रिपेयर की बात करें तो अदर देन मेट्रोपॉलिटन में 6 लाख और मेट्रोपॉलिटन में 10 लाख। ठीक है, इनकी डेफिनेशन मेट्रोपॉलिटन की जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अदर देन मेट्रोपॉलिटन जिसमें 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हाउसिंग लोन का। आइए आगे चलते हैं। इसमें देखिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि बैंक लोन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट फॉर स्लम क्लियरेंस एंड रिवेलिटेशन स्लम ड्वेलर्स ड्वेलिंग विद कारपेट एरिया नॉट मोर देन 60 स्क्वायर मीटर। अगर 60 स्क्वायर मीटर तक का अगर कोई ऐसा एरिया वो आता है तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, और 50%, ठीक है। और जहां पर आपका वर्ड आ जाए स्लम, इसमें हाउसिंग लोन में जहां पर कहीं पर आपको वर्ड स्लम लिखा हुआ आ जाए SUM, तो वहां पर आप 20 लाख रुपए मान लें अपने आप से, ऑटो 20 लाख रुपए। अगर स्टार्टअप की बात आ जाए तो 50 करोड़, और स्लम की बात, स्लम वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो 20 लाख। ओके, आगे चलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने 2 भागों में बांट लिया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 भागों में बांट लिया। इसमें क्या है कि अगर लोन दिया जाता है स्कूल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए या सैनिटेशन के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 5 करोड़ तक का लोन
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यानी प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम टेबल को फिर से बना लेते हैं। इस तरह से हमने टेबल को बनाया। यहाँ पर हमने लिखा अगर स्कूल के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, सैनिटेशन के लिए है तो 5 करोड़ तक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हेल्थ केयर के लिए है या आयुष्मान भारत के तहत अगर कोई प्रोजेक्ट है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल है, तो उसमें आपका आ जाएगा 10 करोड़ तक प्रायोरिटी सेक्टर में। ये आपका आ गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, स्कूल वगैरह बनाने के लिए हो गया तो 5 करोड़ तक। और अगर हेल्थ संबंधी जैसे आयुष्मान भारत के तहत कोई हॉस्पिटल खुल रहा है तो उसमें आपका 10 करोड़ तक आ जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसमें अगर आप इंडिविजुअल अगर बारोवर की बात करेंगे, हाउस होल्ड इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो 10 लाख पर बारोवर पैसा ले सकता है। और अगर हम बात करेंगे एक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर की या बायोमास बेस्ड यानी एक बड़े जो जहाँ पर मतलब एक कारपोरेट के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो 30 करोड़ तक का लोन रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के तहत कितना लोन आएगा? 30 करोड़ तक आएगा। और अगर वही बात अगर हम करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे तो आप इसमें 10 लाख रुपए तक ही दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये किसी अब अदर जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें अदर के लिए क्या है कि पहले कम था, अब उन्होंने 2 लाख रुपए तक सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्यादि के लिए एटसेट्रा के लिए 2 लाख रुपए तक का कर दिया है। ठीक है, और अगर स्टार्टअप के लिए है तो वो 50 करोड़ तक है। और अगर जो डिस्ट्रेस्ड पर्सन है, डिस्ट्रेस्ड पर्सन के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन है पर बारोवर। एसएसटी के लिए या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है उसके लिए 2 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। और जो डिस्ट्रेस फार्मर्स है उनके लिए 1 लाख रुपए तक का लोन आएगा। और जहाँ पर कहीं पर अगर स्टार्टअप की बात आ जाए तो स्टार्टअप आपका 50 करोड़ का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा तो इसमें इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं, जितना था मैंने आई थिंक आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को मैंने इसमें बता दिया, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।